Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is अंजलि। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 1 को डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं ऑलरेडी जो है सिलेबस एग्जाम पैटर्न यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस जो है आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था कि जो भी चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चूज़ कर रही हूँ वो ईजी हैं, आप उसमें आंसर्स जो है आराम से लिख पाओगे। अब मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम प्रिपरेशन ऑफ द बजट जो है उस पर भी क्वेश्चन जो है वो वीडियो अपलोड कर दो। आई नो कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो चैप्टर जो है आप शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लो। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब जो ये वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ मैं हर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग कर रही हूँ कि जो एवरेज बच्चे हैं वो भी क्वेश्चंस को देख के अच्छे नंबर ला सके। अब अगर आप इजी क्वेश्चंस कर कर भी उतने ही नंबर्स ला सकते हो तो व्हाई आर यू गोइंग फॉर द डिफ़िकल्ट वन। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वहाँ पर आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी और नंबर भी हो सकता है वहाँ पे प्रॉपर ना आए आपके। तो इसीलिए जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उस तरीके से क्वेश्चंस करोगे और जिस पैटर्न से मैं आपको लिख के बता रही हूँ अगर आप करोगे देन यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया ना सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे, एक ना एक क्वेश्चन तो उसमें से जरूर आएगा। मैंने आपको हर यूनिट वाइज जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी एक चैप्टर में से नहीं आता है। तो जब भी आप वहाँ एग्जाम में करोगे तो यूनिट वाइज आपको ऑप्शंस आएंगे, तो आप जो ईजी वाला है वो आराम से कर सकते हो। और अगर आप इजी करोगे तो आपका एंटायर सिलेबस जो है वो भी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ बजट। जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने को बोला है, सीधा आपने सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ बजट नहीं लिखना है, उससे पहले आपने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन लिखनी है। यूनिट 1 की जो बी पार्ट की वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन 4 डिस्कस किया था बजट वाला, जिसके अंदर हमने सेम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन जो है वो डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने लाइन वाइज वीडियोस देखी हैं उन्हें पता है मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियो है यूनिट 1 की बी पार्ट की। सो वहाँ पर भी सेम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 4 में। मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर कर जो है उसको टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ से लाइंस रीड कर लेना, मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। सेम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बजट। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस की जगह जो है इंपॉर्टेंस भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। बजट जो है एक इफेक्टिव टूल है जो कि कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके करें। क्योंकि बजट के अंदर जो होता है, जो बजट प्रोवाइड किया जाता है या बजट बनाया जाता है वो एक अकेले डिपार्टमेंट से नहीं बनता। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और एक डिपार्टमेंट का जो इफेक्ट है वो दूसरे पे भी होता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करके काम करें। तो इसीलिए बजट के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है कि कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होती है जितने भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं। सेकंड पॉइंट है प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्ट करने से पहले उसे प्लान करते हैं, फिर जाके उसको एग्जीक्यूट करते हैं यानी इम्प्लीमेंट करते हैं सोसाइटी के अंदर। जो प्लानिंग होती है वो 2 तरीके की हो सकती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है 1 से 6 मंथ की हो सकती है और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो 5 ईयर्स की हो सकती है। जैसे कि प्लानिंग कमीशन जो है वो करते हैं 5 ईयर की प्लानिंग ताकि इंडिया जो है डेवलप करे और जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलप हो सके। तो इस तरीके से जो प्लानिंग है हर एक्ट की जाती है ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। थर्ड पॉइंट है एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। बजट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको मैनेज किया जाता है कि सरकार कितना टैक्स लगाने वाली है, कहाँ से कलेक्ट करने वाली है, देन कहाँ इन्वेस्ट करेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं बजट के अंदर मैनेज की जाती हैं। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं बजट के अंदर उन सबको मैनेज किया जाता है फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। फोर्थ पॉइंट है रेगुलेट एंड प्रमोट सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। बजट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे सोसाइटी डेवलप करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और कंट्री जो है डेवलपमेंट की तरफ जाती है। क्योंकि हमें उससे क्लियरली पता लग जाता है कि सरकार कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करने वाली है और कितनी वेलफेयर पॉलिसीज़ जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करने वाली है। तो ये एक सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंस्ट्रूमेंट है। फिफ्थ पॉइंट है फीडबैक और इवैल्यूएशन।
बजट के थ्रू में फीडबैक मिलता है कि सरकार जो है पिछले साल उसने कितना इनकम जनरेट किया और कितना उसने एक्सपेंडिचर किया, मतलब कौन से सेक्टर में कितना खर्चा किया। उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनेंस मिनिस्टर हर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसकी परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कोई डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, उसकी पॉलिसीज़ को रीफॉर्म कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो बजट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिससे हमें एक फीडबैक मिलता है कंट्री के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, सरकार को कौन से डिपार्टमेंट में चेंजेस करने की ज़रूरत है या पॉलिसीज़ जो है उसको बदलने की ज़रूरत है। 6 पॉइंट है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर फंड्स बहुत लिमिटेड होते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी रहता है कि जो भी फंड इस्तेमाल किए जाएँ वो बहुत इफेक्टिवली जुडिशली यूज़ किए जाएँ ताकि बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ मनी ना हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो बजट का होता है, क्योंकि बजट के अंदर जो है एक फाइनेंशियल लिमिट लगाई जाती है कि सरकार एक हद तक ही जो एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो इससे जो है सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है लोगों के लिए कि सरकार जो है जितना भी एक्सपेंडिचर करेगी, जितने भी टैक्स लगाएगी उन लोगों पर, वो एक लीगल दायरे के अंदर रहकर ही लगा सकती है। 7th, बजट इन्फॉर्म। बजट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंट्री कितनी डेवलप हुई है, कितनी वेलफेयर पॉलिसीज़ निकाली जा रही हैं और कंट्री कितनी ग्रोथ हो रही है। 8 पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। बजट के ऊपर जो है पूरा लेजिस्लेटिव कंट्रोल रहता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का प्रॉपर कंट्रोल रहता है। इसको पेश भी लेजिस्लेटिव में किया जाता है, उस पर डिस्कशंस भी लेजिस्लेटिव में होती हैं, उसके बाद उन्हीं मेंबर्स में वोटिंग होती है। अगर वो उसे पास कर देते हैं, फर्स्ट लोकसभा में पास होता है, देन उसके बाद वो राज्यसभा से पास करवाते हैं। जब दोनों हाउसेस उसे पास कर देते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए वो भेजा जाता है, और जब प्रेसिडेंट भी उसे साइन कर देते हैं देन वो जो बजट है वो पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव का प्रॉपर कंट्रोल रहता है बजट के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ बजट। फर्स्ट इसके अंदर सब हेडिंग है एनुअल बजट। मोस्ट ऑफ द बजट मेड बाय द गवर्नमेंट्स आर ईयरली। एनुअल बजट यानी वो बजट है जो एक साल के लिए बनाए जाते हैं और इस टाइम पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 31 मार्च को। यानी इंडियन सरकार हर साल जो है एनुअल बजट जो है वो निकालती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि सरकार जो है कितना टैक्स लगाने वाली है कौन से सेक्टर में और कितना जो है इन्वेस्ट करने वाली है। सेकंड, सिंगल और प्लूरल बजट। सिंगल बजट जिसके अंदर सारे एस्टिमेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि एक ही बजट के अंदर हमें सारा पता लग जाएगा टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है सरकार का। प्लूरल बजट वो बजट है जिसके अंदर एक सिंगल बजट ना होकर 2 या उससे ज़्यादा बजट्स हों, जैसे कि एक बजट रेलवे डिपार्टमेंट के लिए हो, उनके लिए प्रोविजंस हो, एक बजट के अंदर बैंकिंग सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस हो, एक सिस्टम जो है जिसपे एयर डिपार्टमेंट रिलेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लिए हो। तो ऐसे 2 या उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स पे अगर हम लोग बजट बनाएं तो उसको बोलते हैं प्लूरल बजट। थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव बजट, लेजिस्लेटिव बजट, बोर्ड और कमीशन टाइप ऑफ बजट। एग्जीक्यूटिव बजट मेकिंग द बजट कंसिस्टिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव। अब यहाँ पर सरकार जो है फाइनल बजट पेश करने से पहले एक बजट पेश करती है, जबकि उसके अंदर जो भी वो चेंजेस करने वाले हैं सोसाइटी के अंदर, या जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, पॉलिसीज़ लेके आनी है, उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा, वो एक बार उससे चेक करते हैं ताकि उन्हें फाइनल पता लग जाए कि उनकी लाई हुई पॉलिसी ठीक भी रहेगी या नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, कि पहले से वो एस्टिमेट लगाते हैं कि जो उनका बजट आने वाला है फाइनल, क्या वो सही रहेगा सोसाइटी में या फिर नहीं। द बजट प्रिपेयर्ड बाय द लेजिस्लेचर इज नोन एज द लेजिस्लेटिव बजट। जो बजट लेजिस्लेचर तैयार करती है उसको लेजिस्लेटिव बजट कहते हैं। बजट मेड बाय द बोर्ड और कमीशन इज नोन एज बोर्ड और कमीशन टाइप ऑफ बजट। कई बार क्या होता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा है वो वर्किंग नहीं होते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, हेल्थ सिचुएशन जैसे कोविड के टाइम में था, वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, कमेटी या फिर बोर्ड बना देती है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। वो लोग जो है एनुअल बजट पेश करते हैं। अगर ऐसा कोई बजट कंट्री के अंदर पेश किया जाता है या पास किया जाता है उसको बोर्ड या कमीशन टाइप ऑफ बजट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है बैलेंस्ड बजट, डेफिशिएंट बजट एंड सरप्लस बजट। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। अगर सरकार के पास जितना भी टैक्सेस या सोर्स ऑफ इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है, मींस बिल्कुल इक्वल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग सरकार एक्सपेंडिचर्स खर्चे कर रही है, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। अ बजट इन विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द इनकम इज नोन एज डेफिशिएंट बजट। ऐसा बजट जिसके अंदर सरकार ने ज़्यादा खर्चा शो किया है और उनकी इनकम बहुत कम है, कि यानी कि उनके पास जो भी टैक्सेस से पैसा आया वो बहुत कम है, बट सरकार जो है उसको स्पेंड बहुत ज़्यादा कर रही है, इनकम से भी ज़्यादा, उसको डेफिशिएंट बजट कहते हैं। इफ़ अ बजट शोज़ मोर इनकम देन एक्सपेंडिचर इट इज़ अ सरप्लस बजट। अब सरकार के पास
इनकम बहुत ज़्यादा है, यानी कि रेवेन्यू और टैक्सेस का पैसा बहुत ज़्यादा है, बट सरकार उसे स्पेंड ही नहीं कर रही, एक्सपेंडिचर उसने बहुत कम रखा है, तो ऐसे बजट को हम सरप्लस बजट कहेंगे कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है बट उसको एक्सपेंड पर सरकार जो उसको प्रॉपरली स्पेंड नहीं कर रही है, यानी इन्वेस्ट नहीं कर रही है। फिफ्थ पॉइंट है लाइन आइटम बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग। लाइन आइटम बजटिंग जो है एक ट्रेडिशनल यानी कि बहुत ही पुराना टाइप ऑफ बजटिंग सिस्टम है। इसके अंदर जो भी अमाउंट लेजिस्लेचर ने डिसाइड किया कि आपने इस डिपार्टमेंट को देना है या इस आइटम पे या इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, सरकार उसी जगह पे इन्वेस्ट कर पाएगी। और अगर सरकार उसे ट्रांसफ़र करना चाहती किसी और डिपार्टमेंट में या फिर किसी और सेक्टर में, तो सरकार ऐसा तभी कर पाएगी अगर लेजिस्लेचर उसे ऐसा करने की परमिशन देती है, यानी कि रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स सरकार को मिले हुए हैं खर्चा करने के लिए, वो तभी शिफ्ट हो पाएंगे अगर उसको लेजिस्लेचर जो है अप्रूव करेगी। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और बैकवर्ड टाइप ऑफ बजटिंग आप कह सकते हो, जो पुराने टाइम में यूज़ होता था। सिक्स्थ पॉइंट है लमसम बजट। लमसम बजट का मतलब है कि रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, यानी कि अगर फंड एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, कि सरकार ने अप्रूव कर दिया था कि इस डिपार्टमेंट में इतने आपने पैसे जो हैं वो देने हैं, बट बाद में चलकर उनको ऐसा पता लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स काफ़ी वो लॉन्च कर चुके हैं और वो बेहतर चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो फंड जो है दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किए जा सकते हैं जहाँ पर जिनको ज़रूरत है, जहाँ पर फंड्स की जो है कमी हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में उनको बार बार लेजिस्लेचर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ से अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो फंड्स हैं, जो पैसा है, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। ये लमसम बजट जो होता है बहुत ही बेहतर है, इससे जो है वेस्टेज ऑफ मनी जो है उसको बचाया जा सकता है और बर्डन नहीं होगा एक डिपार्टमेंट के कि अगर आपको इतने पैसे दिए हैं आपने स्पेंड ही करने, तो वो बहुत स्मार्टली जुडिशियली वो सोच समझकर अपने कमेटी के साथ मेंबर्स के साथ बैठकर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो वो किसी और दूसरे डिपार्टमेंट को फंड्स दे सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे जो है कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यानी पैसा काफ़ी है बट उसको कम चाहिए, तो वो इसकी रिपोर्ट जो है वो भी बजट कमेटी को दे सकते हैं। सेवन पॉइंट है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटरी सिस्टम। PPBS जो है ये 60s में आया एक कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर इंटीग्रेट प्लानिंग की बात की गई है कि हर डिपार्टमेंट, हर सेक्टर, हर मिनिस्ट्री को जो है एक दूसरे से कनेक्ट करना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो है इंडिविजुअल वर्क नहीं करता, उसकी जो भी पॉलिसीज़ आती हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ को इफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जब भी बजट बनेगा उन सबको एक सिंगल सिस्टम के अंदर पेश करना है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। इससे गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल बनेगी, यानी करप्ट नहीं होगी, वो किसी एक डिपार्टमेंट को प्रेफर नहीं करेगी, किसी एक मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर हर मेंबर को, हर डिपार्टमेंट को हमने कनेक्ट किया है। इससे जो है एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट होंगी, तो जो एफिशिएंसी है डिपार्टमेंट्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। प्लानिंग करने से हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अचीव होंगे, कि हमने सोचा हुआ है कि 4 या 5 साल में हमारी कंट्री की GDP इंक्रीज़ होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी, पर कैपिटा इंक्रीज़ होगी, तो हमारे प्लानिंग करने से लॉन्ग टर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव होंगे। 8th पॉइंट है परफॉर्मेंस बजट। 1940s एंड 1950s में ये कॉन्सेप्ट आया था जिसमें गवर्नमेंट ने एम्फेसिस किया था कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल है उससे ध्यान हटा के सरकार जो है अब एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस पे ध्यान देगी, कि जो भी बजट आया क्या वो प्रॉपरली परफॉर्म कर भी पा रहा है सोसाइटी के अंदर। जो भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज सरकार ने लॉन्च की हैं बजट के थ्रू, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पा रहे हैं। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इट अंडरटेक्स प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स टू बी अंडरटेक इज डिवाइडेड इनटू एक्टिविटी, कि सरकार जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए हैं उसको फर्दर एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके उसका देखा जाता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम सरकार को मिल रहा है, क्या टोटल रेवेन्यू जो है सरकार ने जितना सोचा है वो सरकार के पास वापस आ रहा है। तो इस सब को देखने के लिए सरकार ने एक परफॉर्मेंस बजट किया था, यानी कि एक रिपोर्ट फर्दर बनाई जाएगी उसको प्रॉपर चेक करने के लिए कि बजट प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है सोसाइटी के अंदर या नहीं। 9th पॉइंट है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग इन विच द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स गेट फंड ओनली इफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स कैन जस्टिफाई द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, देन प्रोग्राम में बी रीफॉर्मुलेटेड और इवन स्क्रैप्ड। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम के अंदर सरकार किसी भी डिपार्टमेंट को अगर फंड अप्रूव करती है तो उनको जस्टिफाई करना होगा कि वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनको एक्सपेंडिचर करने की क्यों ज़रूरत है, कितना एक्सपेंडिचर जो है नेक्स्ट 1 ईयर में करने वाले हैं। अगर वो उसकी डिटेल जो है सरकार को दे देते हैं और सरकार जस्टिफाई हो जाती है, तब तो वो पॉलिसी रीफॉर्मुलेट हो जाएगी, यानी दोबारा से उन्हें नेक्स्ट ईयर फंड मिल जाएंगे।
और अगर वो अच्छे से प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते तो वो पॉलिसी जो है स्क्रैप्ड हो जाएगी, उनको कोई भी फंड नहीं मिलेगा। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ एन ऑपरेटिंग प्लानिंग बजटिंग प्रोसेस वेयर एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू जस्टिफाई हिज डिमांड फॉर ग्रांट्स फ्रॉम अ स्क्रैच। हर एक डिपार्टमेंट को ग्रांट्स का जस्टिफाई करके बताना होगा कि उन्हें ग्रांट क्यों चाहिए, उन्हें इतने फंड्स क्यों चाहिए, और पूरी एक एक डिटेल उन्हें बतानी पड़ेगी स्क्रैच से लेके स्टार्टिंग टू एंडिंग। इट हेल्प्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय रिड्यूसिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही अच्छा बजट है। इससे क्या होगा कि कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, फंड्स को वेस्ट नहीं करेगा। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। इन केस आपको नहीं पता लगेंगी आप यहाँ से रीड कर लेना, मैंने आपके लिए लाइंस लिख दी हैं, बट कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को, जितना हो सके वीडियोस को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि आप लोगों के पास ही ग्रुप्स का एक्सेस है तो आप लोग इन वीडियोस को वहाँ शेयर कर सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, कि मुझे जो है तभी फीडबैक मिलेगा कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसा कंटेंट जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट करो जितना हो सके इस चैनल को। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.